हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेशन 24-25 के लिए DOE इशूड प्रैक्टिस पेपर आज हम सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए सेक्शन ए में 20 MCQ होते हैं हमारे पास, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि SCF 26,169 इज़ 13 तो LCM बताइए। SCF दिया हुआ है, दो नंबर्स का LCM हमें निकालना है। तो आपको पता है हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LCM इंटू SCF इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब LCM हमें निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। SCF की जगह हम 13 लिखेंगे, दोनों नंबर्स 26 एंड 169। अब LCM आप यहीं रहने देंगे, 13 यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा। पहले आपने कोई मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं करनी है, लास्ट में जाके जो कटेगा उसे काट देंगे। 169 इंटू 2 आंसर इज 338। सेकेंड क्वेश्चन, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3 के शून्यांक बताइए, यानी कि जीरोस बताने हमें। तो देखिए हम लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, आपको पता है ये एक नंबर का क्वेश्चन है ना, तो इसको अब हमें मिड टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं, सम ऑफ जीरोस हमें पता है माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी जब आप करोगे, -3 है ना बी यहाँ पे, तो माइनस बी करने का मतलब है कि +3 बन गया और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, आपको पता चल रहा है ना। तो दैट मीन्स माइनस बी बाई ए इज़ जस्ट इक्वल टू 3, माइनस ऑफ -3 विच इज़ इक्वल टू 3, यानी कि दोनों जीरोस का सम मिला के 3 बनना चाहिए। अब हम इसके जो आंसर हैं उन्हीं में से अपना फाइनल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ए ऑप्शन है m और m प्लस 3। अब अगर इन दोनों को आप जमा करोगे m और m प्लस 3 को, तो ये तो 3 के इक्वल नहीं आएगा, तो क्योंकि ये बन गया 2m प्लस 3 है ना, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड ऑप्शन में है -m और m प्लस 3। अगर इन दोनों को आपने जोड़ा -m प्लस m प्लस 3, तो यहाँ पर क्या होगा, -m और +m कट जाएंगे, हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ऐसे ही आप सी और डी को भी चेक करके देख सकते थे, है ना, लेकिन हमें क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है इसलिए हम यहीं पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं, d इक्वल टू 0 होगा, यानी कि रूट्स इक्वल दिए गए हैं, तो k का वैल्यू बताइए। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो d हमारा क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। d की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप केयरफुली वैल्यूज़ रखेंगे। व्हाट इज़ b? b इज़ इक्वल टू k, that means k² माइनस 4, a is 2, c is 2 अगेन, ये 0 होना चाहिए। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, k² माइनस 16 इधर जाके 16 बन गया, यानी कि k इज़ इक्वल टू +-4। जब भी स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइन आपको लगाने हैं। आंसर इज़ बी। नेक्स्ट है, सी का वह वैल्यू बताइए जिसके लिए अनंत हल हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए तीनों रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ बी a1 इज c एंड a2 इज 6। ध्यान से लिखना है, मैथ्स का नाम ही बेटा केयरफुलनेस के साथ काम करना है। सो इट इज़ c/6। b1 क्या है, -1, और b2 क्या है, -2। बीच में इक्वल का साइन, ये इक्वल हमें दे रखे हैं। अब इन्हीं दोनों रेशोज़ की हेल्प से हमें तीसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए माइनस से माइनस कट गया, c इज़ इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। फिफ्थ क्वेश्चन, यदि p बिंदुओं a और b को मिलाने वाले रेखाखंड का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो m का वैल्यू बताइए। तो हमेशा इस केस में हम पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे। a और b हमारे एंड पॉइंट्स हैं, p इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लगाएंगे, यानी कि a और b को x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, -6 और यहाँ पे क्या है, -2। -6 -2 बटे में 2, मिड पॉइंट यही होता है ना, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, m/3। अब यहाँ पे भी हमें y कोऑर्डिनेट के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि m जो हमारा वेरिएबल है वो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके
हमें मिल जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे। m इज़ -12। नेक्स्ट है, यदि नीचे दी गई आकृति में ये दोनों आपको परपेंडिकुलर दिए गए हैं, QA एंड PB, AO की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है, BO इज़ 6 एंड PB इज़ 9, तो AQ बताना है बेटा। अब आप देखिए AQ हमारा ये है, यहाँ पे हमें इसे फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ तो एक 90 डिग्री का कोण दिया गया है ना, तो एक एंगल तो ये इक्वल हो गया। दूसरा एंगल आपको पता है, जब भी इस तरीके से लाइंस कटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो दो ही एंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स में बराबर हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, ये आपस में समरूप हैं। तो अब समरूप कौन कौन से हैं, इनका नाम हमें ध्यान से लिखना है। दैट मीन्स एंगल POB इज सिमिलर टू, P के साथ कौन सा जाएगा, Q एंगल, और O के साथ तो O ही गया, और B के साथ A जाएगा, क्योंकि B और A पर 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल का नाम लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है AQ। इसका मतलब आप PB का रिलेशन निकालेंगे, और जो चीज़ हमें दे रखी है, AO दे रखा है और OB दे रखा है, इनका रेशो हम लगा देंगे। साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी ना, PB अपॉन QA या AQ इज इक्वल टू OB अपॉन OA, और OB हमें कितना दिया गया, 6 और ये 10। PB भी हमें 9 पता था, तो PB की वैल्यू रख दी 9, ये 10 ऊपर चला गया, AQ इधर ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, K का वैल्यू बताइए यदि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 3.5। तो जो हमें यहाँ एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिए 4 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता है वो हम रख देंगे। साइन 45 इज़ 1/√2। तो क्योंकि इसका यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो हम इस टर्म का भी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, है ना। नीचे आ गया कॉट के एज इट इज़, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ये हमें 3.5 के इक्वल ऑलरेडी दे रखा है। मैथ्स में बेटा हर क्वेश्चन में आप देखिए इक्वेशन आपके पास बन जाती है जिसे आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ आप बनाएंगे 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, जब आप करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 3.5 को हम देखिए सॉल्व करके डेसिमल हटा देते हैं, 35/10 विच इज़ इक्वल टू 7/2। ये बन गया 4 माइनस 1/2, और ये जो कॉट के है ये भी ऊपर ले जाते हैं, और √3 जो है ये भी ऊपर ले जाते हैं, है ना। नीचे से हटा दिया इसके नीचे से। अब देखो 4 माइनस 1/2 जब आप करोगे तो एलसीएम लोगे, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 7/2, इधर भी 7/2, √3 कॉट के 7/2 से 7/2 कट जाएगा, क्योंकि इधर जाके ये उल्टा होगा, 2/7 वो कट गया, है ना। तो हमारे पास रह गया √3 कॉट के इज इक्वल टू 1। अब कॉट के की वैल्यू हमें चाहिए, तो √3 इसके बटे में चला गया, यानी कि कॉट के इज इक्वल टू 1/√3। और के कॉट के 1/√3 कब होगा, जब के की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो आंसर इज सी। टेबल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A cos थीटा प्लस B sin थीटा इज m, A sin थीटा माइनस B cos थीटा इज n, फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A स्क्वायर और B स्क्वायर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो स्क्वायर हमें कब मिलेंगे, जब हम इस पूरी टर्म का स्क्वायर करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, दैट मीन्स m स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं। तो ये क्या बनेगा, पहली टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab होता है ना, तो 2ab और साथ में कॉस थीटा साइन थीटा ये भी आ जाएंगे। ऐसे ही हम n स्क्वायर कर लेंगे, a स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम प्लस में जब लाएंगे इसका मतलब
अगर हम माइनस कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो हमें क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को भी प्लस ही करना पड़ेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो जब आप प्लस करेंगे, आप देखिए ये टर्म दोनों सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो ये तो सीधी कट गई। यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ऐसे ही बी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा कट गया। अब ये भी आइडेंटिटी बन गई, आपको पता है ये 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो हमारे पास रह गया खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी में डी इज पैरेलल टू बी सी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ए डी बाई डी बी उसने 3/2 बोला है, और ए ई 2.7 बोला है इधर, और हमें ई सी वैल्यू बतानी है। थेल्स थ्योरम का यूज़ करके साइड्स आप लिख लेंगे प्रोपोर्शनेट। वेरी इजी क्वेश्चन। ई सी ऊपर चला गया, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, है ना। आंसर इज 1.8। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुजों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। 2 आपको ट्रायंगल्स दे रखे हैं, जिसमें ये साइड 5 है, ये 5 है, और इधर डबल हो रही है साइड्स 10-10। तो प्रोपोर्शन तो सेम है इसका मतलब, लेकिन एक एंगल इसने 40 इधर दिया गया है, तो या तो ये सीधा एंगल 40 होता तो हम SAS सिमिलरिटी रूल लगा देते, लेकिन क्योंकि अब हमें इसमें से देखना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वो क्या कहता है, त्रिभुजों के समरूप होने के लिए ए का वैल्यू 40 डिग्री है। ए 40 डिग्री कैसे हो सकता है बेटा, 40 ये है ना, जबकि इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों साइड्स के बीच का एंगल है ना ए, तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल क्या बनेगा। अब आप देखिए, ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 है, तो जब इक्वल साइड्स होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो गया। अब ये दोनों 40 80 हो गए, तो इसका मतलब तीसरा एंगल 100 डिग्री का है। इसका मतलब दोनों इक्वल साइड्स के या प्रोपोर्शनेट साइड्स के बीच का एंगल 100 होना चाहिए। इसका मतलब ए का एंगल भी 100 चाहिए हमें। अब आप अपना आंसर देख लेंगे, आंसर हमारा है बी। नेक्स्ट है, ये 2 टेंजेंट दिए गए हैं, ये एंगल आपका 50 है, और हमें ये वाले एंगल बताने हैं। अब 50 के अपोजिट कितने डिग्री का एंगल होगा सेंटर पे, बहुत ही आसान मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है। ये 50 है तो 180 होते हैं दोनों मिला के, तो हम इसको निकाल लेंगे 130 डिग्री, है ना। और ये दोनों एंगल आपको दिख रहा है क्योंकि ये त्रिभुज में एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, तो दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और ये एंगल एक अकेला 130 का है, इसका मतलब ये दोनों मिला के कितने के बचे, 50 डिग्री के। तीनों मिला के 180 के होते हैं, ये 130 का हम निकाल चुके हैं, तो ये दोनों मिला के 50 डिग्री, और दोनों बराबर भी होने चाहिए, इसका मतलब दोनों अलग अलग 25 डिग्री के हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट बताइए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको एक सर्कल दिया गया, उसके अंदर एक रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है, और पाई की वैल्यू उसने 3.14 बोली है बेटा। अब आप देखिए, ये जो इसने साइड दी है 5 और ये 12, तो आपको पता है रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 5, 12, 13 का हमारा ट्रिपलेट बनेगा, है ना, पाइथागोरस रूल से। इसका मतलब ये ए सी हमारा 13 हो गया, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल में से हमें इस रेक्टेंगल को माइनस कर देना है ना। पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू रख दी आपने 3.14। आर हमारा कितना बन जाएगा, पूरा ए सी हमने देखा 13 है, तो आर क्या होगा, इसका आधा, यानी कि 13/2। तो आर की वैल्यू रख दी, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर 2 बार आएगा आर, माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सीधा, 5 × 12 यानी कि 60 हो गया। अब सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है ध्यान से। आंसर इज 72.7 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 73 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नाउ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो हमने इसको सॉल्व करने का बेटा एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट तरीका कई बार हमने इससे पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम उसे ही अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देते हैं। कॉट थीटा क्या होता है? दिस इज बी बाय पी, है ना। ऐसी कोसेकेंट थीटा क्या होता है? एच बाय पी। इस ब्रैकेट में भी हमने इनकी वैल्यू रख दी, टेन थीटा पी बाय बी प्लस सेकेंड थीटा एच बाय बी। अब बहुत केयरफुली आप इसे सॉल्व करेंगे। 1 से सॉल्व जब किया आपने इसे इनटू, तो ये पूरा ब्रैकेट ऐसा का ऐसे ही आ गया। फिर b बाय पी से करेंगे, तो b बाय पी को पहले 1 से किया तो b बाय पी आ गया। फिर b बाय पी को p बाय b से करोगे तो दोनों कट गए, p से p और b से b, यानी कि 1 रह गया खाली। फिर b बाय पी को आप h बाय b से करेंगे, तो b से b तो कट गया बेटा, हमें मिल गया h बाय p। बस ध्यान से काम करना है। माइनस एच बाई पी को अब तीनों टर्म से गुणा करेंगे, तो पहले 1 से किया तो माइनस एच बाई पी। फिर p बाई बी से करेंगे तो p से p कट गया, h बाई बी बचा। फिर माइनस एच स्क्वायर अपॉन पी बी। अब देखो क्या क्या कट रहा है। h बाई पी से h बाई पी कट गया, h बाई बी से h बाई बी कट गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। और ये क्या बना? बी पी बाई बी और बी बाई पी, ये इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? पी बी एलसीएम आ जाएगा और ये बन गया पी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे पी बी, और ये एक लास्ट टर्म बची एच स्क्वायर बाय पी बी। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये भी एच स्क्वायर होता है, तो हमें मिल गया एच स्क्वायर बाय पी बी माइनस एच स्क्वायर बाय पी बी, जो अगेन कट गया आपस में। हमारे को मिल गया सिर्फ आंसर 2। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। इसका मतलब रेडियस कितनी है इसकी? इसकी आधी 42 सेंटीमीटर। अब ये कितने चक्कर लगाएगा अगर 792 मीटर का डिस्टेंस इसे तय करना है? अब एक चक्कर में पहिया एक सरकमफ्रेंस तय करता है ना। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 22/7 रखा, आर हमने 42 रखा, तो हमें मिल गया 264 सेंटीमीटर। जबकि इसने दूरी यहाँ पे किसमें पूछी है? मीटर में। तो मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देते हैं ना। तो इस टोटल दूरी को निकाल कितने चक्कर लगेंगे, इस एक चक्कर की दूरी से हमें इसे भाग कर देना है। आंसर इज 300। नेक्स्ट देखिए बेटा, 60 स्टूडेंट्स का हाइट हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है और हमें बहुलक वर्ग की निचली सीमा और माध्यक की ऊपरी सीमा को टोटल करके बताना है। मॉडल और मीडियन क्लास। तो मॉडल क्लास तो आप बड़ी इजीली देख सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 15 यहाँ पे दिख रही है हमें, 150 से 155 की। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारी पता चल गई हमें। अब मीडियन के लिए हम सबसे पहले n निकालते हैं, जो कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 60 दे रखा है, अदरवाइज़ हम इसको टोटल करके चेक कर लेते। अब n निकालने के बाद हम क्या करेंगे? n का आधा यानी कि 2 से भाग, ये वो हमें मिल गया 30। अब 30 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में देखनी होती है। इसका मतलब हम सबसे पहले अब संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे। सारी बारंबारताओं को आप टोटल करते जाते हैं, 15, फिर 13 जोड़ा 28, फिर 10 38, फिर 8 46, फिर 9 55 एंड देन 60। लास्ट में हमें 60 ही मिलना चाहिए था ना। तो अब 30 से ज़्यादा आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? यहाँ पे 38 की। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, 160 से 162, उसे लिख लिया अब हमने। अब हमें किसका टोटल चाहिए? इसकी लोअर लिमिट का और इसकी अपर लिमिट का। दोनों को आप केयरफुली टोटल कर देंगे, आंसर इज 315। के इकाई वाले दो समान ठोस कणों को एक साथ जोड़कर रखा गया है। दो क्यूब्स हैं जिनकी साइड कितनी है? के। ये देखिए के साइड है। अब ये के है, ये भी के और ये भी के। जब इन्हें जोड़ के रखा गया तो लेंथ हो गई बेटा के प्लस के 2k। बाकी चीज़ें सेम रही है ना, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। अब हमें इसका आयतन निकालना है, यानी कि LBH। वॉल्यूम होता है LBH, लेकिन लेंथ हो गई 2k
इंटू के, तो ये आंसर बन गया 2k³ A। एक लड़की ने गणना की लॉटरी में उसके प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है। उसका फर्स्ट प्राइज विनिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.08। तो 6000 टिकटें अगर बेची जाती हैं तो उसने कितनी टिकटें खरीदी होंगी? तो 6000 को हम 0.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर इज 480। नेक्स्ट देखिए, 100 मीटर दौड़ पूरी करने में लगने वाले समय को दिखाती है। तो 100 मीटर दौड़ को लगाने में औसत समय बताइए। यानी कि औसत समय का मतलब है हमें मीन बताना है बेटा इसका। तो आपने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेना है। फिर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं? इसका मध्य बिंदु 19, फिर 21, 23, 25, 27, 29। बहुत ध्यान से करना है। जितना यहाँ अंतर है उतना ही यहाँ चलता है। फिर अगला कॉलम हम एफ एक्स का बनाते हैं। दोनों को गुणा करना है ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। उसके बाद हम टोटल करते हैं। एफ का टोटल आ गया हमारा 77 और एफ एक्स का टोटल आ गया 1815। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान रखने की चीज़ होती है कि इकाई के नीचे इकाई लिखना है आपने, दहाई के नीचे दहाई लिखना है, जिससे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल गलत ना हो। अब मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 1815/77 विच इज़ 23.7 सेकेंड। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन और रीजंस के होते हैं, आपको पता ही है बेटा। तो पहला इसने दिया है एचसीएफ और एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये ठीक है बात। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, गुणनफल 150 है, तो एलसीएम 40 होगा। देखिए एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम गुणा करें 5 गुणा 40 इसके अकॉर्डिंगली तो 120 बनेगा। जबकि उसने क्या बोला संख्याओं का गुणनफल 150, तो ये तो गलत दे रखा है इसका मतलब इसने। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी। सी ऑप्शन में क्या होता है? ए सही होता है, रीज़न गलत होता है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। y का वैल्यू 6 है यदि इन दोनों के बीच की दूरी 10 है। तो ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 घटा 10, x में से x घटाया का स्क्वायर प्लस y में से घटा 3 घटा y का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया गया है? 10। अब एक तरीका तो ये है बेटा कि यहीं पर हम y की वैल्यू जो कि इसने 6 रखी है इसको रख के चेक कर लें, है ना। तो 10 आता है या नहीं आता। या आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट हटाओगे सबसे पहले आप 10 का, यहाँ पे 100 बन गया। और जब यहाँ पे आप लगाओगे घटा का तो जमा हो गया, और ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले से खोल लेंगे। सौ को भी इधर जाके घटा कर दिया, सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये बच गया। अब यहाँ पे y की जगह इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बजाय, इसका मिड टर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसे सॉल्व करने की बजाय हम सीधा ही जो उसने y की वैल्यू 6 दे रखी है इसे रख देते हैं। तो 6 का वर्ग 36 जमा 6 गुणा 6 36 अगेन घटा 27। तो ये 0 के इक्वल आ सकता है? 72 घटा 27 नहीं है 0 के इक्वल। दैट मीन्स ये पहला पॉइंट इसका गलत है। और दूसरे में इसने फॉर्मूला दिया गया है जो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन होता है हमारा? डी। जबकि ए गलत है, रीज़न सही है। बहुत ध्यान से करना है बेटा। हम चाहते तो यहीं पर आप y की वैल्यू 6 को पुट करके देख सकते थे, जिससे आपका और टाइम भी बच सकता था। तो बहुत ध्यान से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल।